अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑडियो लीक्स की सदाकत की तहकीकात के लिए बनाए गए 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन के क़याम के खिलाफ दरख्वास्त सुनने वाले बेंच पर PDM की साबिका हुकूमत के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के 32 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में कहा गया है कि 3 जजेस पर उठाए गए एतराज़ात की कानून की नज़र में कोई अहमियत नहीं है। एतराज़ की दरख्वास्त अच्छी नीयत के बजाय बेंच रुकन को हिरासा करने के लिए दायर की गई है। अदालती फैसले में कहा गया है कि पंजाब असम्बली में 14 मई को इंतखाबात के अदालती फैसले पर रुकावट के लिए मुजाहरा किया गया। 15 मई को वफाकी हुकूमत की मदद से पावर शो अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला था। उधर सियासी महाज भी हर गुजरते दिन के साथ गर्म होता जा रहा है और इस गर्मा गर्मी में 16 माह इत्तेहादी हुकूमत में साथ साथ रहने वाले हुकूमत ख़त्म होते ही एक दूसरे से दामन छुड़ाने लगे हैं। आम इंतखाबात के अल्तवा के मामले पर PDM और पीपल्स पार्टी आमने सामने खड़े हो गए हैं और अब बात एक दूसरे पर तंज तानों से आगे बढ़कर इल्जामात तक पहुंच चुकी है। पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियों की वजह से इलेक्शन में अल्तवा पर नाखुश है और मुसलसल 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात का मुतालबा कर रही है। आज भी बिलावल भुट्टो ने इलेक्शन कमीशन से अपील की है कि वो इंतखाबात का शेड्यूल जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा है कि इलेक्शंस जल्द से जल्द करवाया जाए। इलेक्शंस 90 दिन में हो। इलेक्शन डेट तो ऐलान करे, इलेक्शन स्केड्यूल तो ऐलान करवा दे। 90 दिन नहीं तो 100 दिन नहीं, 120 दिन नहीं। हमने अपना तैयारी करना है, अपने उम्मीदवार लॉन्च करवाना है और इलेक्शन कमीशन से हम ये अपील करते रहेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह तो पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को यकसर मुस्तरद कर रहे हैं, लेकिन PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने तो सीधा इंतखाबात में ताख़ीर की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को ही ठहरा दिया है। गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से मुलाकात में जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि गुज़िश्ता साल MQM और अख्तर मिंगल समेत दीगर ने इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ौरी इलेक्शन करवाने का फ़ैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी आखिरी वक्त में आकर फैसले से फिर गई थी। उसने ऐन आखिरी वक्त में तरीके अदम एतमाद लाने पर जोर दिया। आज जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से सवाल हुआ तो उन्होंने तीरों का रुख नून लीग की तरफ कर दिया। मौलाना फजल रहमान साहब एक बहुत ही सीनियर सियासतदान है। जो बयानात है और इस एपिसोड पे जो उसका एक स्टेटमेंट है उस पर मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर आपको इतना बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले भी इलेक्शंस के लिए तैयार थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मई 14 पे इलेक्शंस करने के लिए तैयार थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 60 डेज़ में इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार थे और 90 दिन आइन के मुताबिक इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। उनसे ये सवाल पूछा जाए जो हर इलेक्शन से भागते हैं। अब नाज़रीन, यहाँ पर अहम सवाल ये है कि मौलाना साहब कह रहे हैं कि अदम एतमाद से पहले इलेक्शन के लिए सियासी जमातें तैयार थीं, लेकिन पीपल्स पार्टी वादे से फिर गई। अगर ये दुरुस्त है तो क्या चेयरमैन तरीके इंसाफ वज़ीर आज़म होते हुए इलेक्शन पर तैयार हो गए थे? आने वाला वक्त ऑब्वियसली सिराज से भी पर्दा उठाएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल बर वक्त इंतखाबात का मुतालबा कर रही है और आज भी PTI ने सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से आम इंतखाबात की ताख़ीर के बिला ताख़ीर ऐलान का मुतालबा किया है। क्या सदर तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश पूरी करेंगे? यहाँ हम सवाल के साथ प्रोग्राम में आज के मेरे मौजूद मेहमानों में फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा JUIF से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन करेंगे। फैसल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, पीपल्स पार्टी ऑडियो लीक्स की कई तहकीकात का मुतालबा करती रही है। जब आप हुकूमत पे थे तो उस वक्त एक कमीशन भी तश्कील दिया गया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया और हुकूमती एतराज़ात को सर अदलिया पर हमला उनकी जानिब से करार दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, क्योंकि ऑडियो लीक्स तो अब भी वहीं मौजूद है अपनी जगह पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये चीज़ें हमेशा ये होती हैं कि जब हम बात आपसे सदाओं की करें तो आप कहते हैं कि सब कुछ लीगल है। जब आप किसी और इदारे की बात करें तो फिर वो कहते हैं कि हमारे जो है जुरिस्डिक्शन पे हमला है, ये है वो है। एक चीज़ है क्लियर है, देखें बिल्कुल हम हमेशा ये कहते हैं कि जिस इदारे के हैं वो भी इंसान हैं, उनका भी ताल्लुक़ किसी पॉलिटिकल पार्टी से, उनके रिश्तेदारों किसी पॉलिटिकल पार्टी से होगा। और बंदियाल साहब के अपने रिश्तेदार जो हैं वो आपको नहीं पता कि वो MPA भी रहे हैं, क्या कुछ रहे हैं। और फिर जो ऑडियो लीक्स आई हैं इसमें क्या गलत थी आप मुझे बताएं? क्या वो उसको कहते हैं, क्या उनका ताल्लुक़ उनके रिश्तेदारों का, उनकी मदर इन लॉ का ताल्लुक़ क्या PTI से नहीं था? हर किसी का एक जमहूरी हक है, अगर वो PTI से था तो ओन करें। अब रिटायर हो रहे हैं खैर से, तो उसके बाद फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन करें, इलेक्शन लड़ें, अलग फजल फिर मैदान में आ जाएँ। और मैं समझता हूँ कि हर चीज़ की जो है जब तक इस मुल्क में
सज़ा जज़ा नहीं होगी तो ये मुल्क इसी तरीके से ऐसी बातों पे चलता रहेगा, टॉक शोज़ करते रहेंगे जब तक हम, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई आप हैं, चाहे कोई और है, जब तक अदल नहीं होगा, इंसाफ नहीं होगा, सज़ा जज़ा नहीं होगी, तो इसी तरह जो है हम टॉक शोज़ करते रहेंगे, एक नए इवेंट के इंतज़ार करते रहेंगे, फिर पुराना इवेंट जो है वो पीछे डिज़ोल्व हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और फिर एक और इवेंट की तरफ हम चले जाएंगे। फैसल साहब, आज के फैसले में 15 मई के हवाले से भी बात हुई है, उस एहतजाज को अदलिया पर हमला करार दिया गया है। सर, पीडीएम ने इस एहतजाज को लीड किया था, मौलाना फजल रहमान साहब, मरियम नवाज स्टेज पर थे, उन्होंने स्टेज पर सख्त जबान का इस्तेमाल भी किया था, लेकिन जो दिलचस्प बात थी वो ये थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त बैकफुट पर थी। सर, बिलावल साहब ने स्टेज भी शेयर नहीं किया था, तो क्या उस वक्त भी पीपल्स पार्टी में ये सोच मौजूद थी कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज नहीं होना चाहिए, या अब आपको इस बात का एहसास हुआ है, या आप समझते हैं कि जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, सही हुआ? देखिए, मैं नहीं समझता कि वो अदलिया पे हमला था। अदलिया पे हमला ये होता कि खुदा न खास्ता कोई पॉलिटिकल वर्कर जाके वहाँ की दीवार को फलांगता, वहाँ पर अपने कपड़े टांगता, वहाँ पर जो माजी में जिस तरीके से पीटीआई के लोगों ने किया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ किया, चाहे पार्लियामेंट के साथ किया, चाहे पीटीवी के साथ किया, अगर उस वक्त इन एक्ट का जो इन्होंने किए सज़ा मिल जाती तो शायद 9 मई इस मुल्क में ना होता और ये एक जो है वो एक स्याह बाब इस मुल्क में ना होता। लेकिन उस वक्त जो है वो बड़े लाडलापन था, 100 खून जो है उनको माफ़ थे, चाहे वो पीटीवी की बिल्डिंग जलाते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट पे कपड़े टांगते, जो कुछ भी करते, चाहे वो पार्लियामेंट के साथ जो कुछ करते। लिहाजा एक जमहूरी हक़ था सुप्रीम कोर्ट के बाहर। हम जो है पीडीएम ने एक जलसा किया, पीडीएम ने एक एहतजाजी तहरीक का जो भी कहे, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन वहाँ पर किया था, लेकिन किसी में ये नहीं थी कि वहाँ पर कोई शीशा तोड़े, गमला तोड़े, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग की तरफ दौड़े, उसके जो है वो जो उनकी बाउंड्री उसको क्रॉस करे। डिसिप्लिन जो है एक था और वो हमारा हक है। सर, कानून तो उस वक्त भी तोड़ा गया था ना, दफा 144 नाफिज थी, हुकूमत में होते हुए हुकूमती रिट को चैलेंज किया गया था। कि आज सर ये पॉसिबल है कि अभी आप लोग जाएं और जाकर इन रेड जोन्स में एहतजाज करें, मजमा जमा करें? सर देखें, अगर तोड़ा तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए था, नहीं हुआ, जो भी है। अगर तोड़ा, दफ़ा 144 था, इजाज़त मांगी थी, एक आइनी तरीके से, एक जमहूरी तरीके से, एक कानूनी तरीके से, उसके बाद पुरअमन मुजाहिरीन है। लेकिन अब हमें इसके बराबर करना चाहते हैं, जहाँ पर जो लोग डी चौक पे बैठे हुए थे उन्होंने क्या किया, उस वक्त आइन किधर था, उस वक्त कानून किधर था, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट किधर थी, उस वक्त चीज़ें कहाँ पर थीं। जब पीटीवी बिल्डिंग पे जो है आग लगाई गई, उधर की थी। जब आप मुझे बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पर जो है वो पीटीआई के लोग पहुँच गए थे, तो उस वक्त कानून क्यों सोया हुआ था, उस वक्त आइन क्यों सोया हुआ था? वो बिल्डिंग नवाज शरीफ की नहीं थी, वो बिल्डिंग जो है किसी प्रेसिडेंट की नहीं थी या पार्लियामेंट किसी की नहीं थी, ये हमारे इदारे हैं। आज उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में काकड़ साहब हैं, आज प्रेसिडेंसी में जो हैं वो अलवी साहब हैं। हमें प्रेसिडेंट से या किसी से भी 100 इख्तलाफ हो, लेकिन हमें उन बिल्डिंग्स की जो है, हमें उस चीज़ से हमें एहतराम है उनका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में रियासत के साथ बहुत से इख्तलाफात होंगे, लेकिन कभी भी हमने शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद हमने ये नहीं कहा, मोहतरमा शहीद की जो है शहादत के बाद हमने ये नहीं कहा कि आप जाकर कोर कमांडर के घर पे हमला कर लें, आप GHQ पे हमला कर दें, आप फौजी तनसीबात पे हमला कर दें, आप ये कर दें या वो कर दें, ये या रेडियो पाकिस्तान या पीटीवी बिल्डिंग पे हमला जाके आग लगा लें। हमने कभी भी ये नहीं किया, हमने जमहूरी दायरे में रहकर हमने एहतजाज किया। जी जी। अच्छा सर, ये बताइए ज़रा, ये JUI और मुस्लिम लीग नून, इनका अचानक से ज़बानी हमला पीपल्स पार्टी के लिए क्यों शुरू हो गया है? मौलाना फजल रहमान साहब एक तरफ कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वादे से ना फिरती तो इलेक्शन हो जाता। सेनेटर अफरानुल्लाह साहब कह रहे हैं कि बिलावल साहब को किसने कह दिया कि वो वजीर आजम बनेंगे, या उनको वजीर आजम बनाने का किसने कह दिया है? तो सर ये अचानक से क्या हुआ है, क्या सिचुएशन बन रही है? देखें, हम हर सवाल का जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिस किस्म का सवाल चाहेंगे उसी किस्म का जवाब हम देंगे। जो जमात जिस किस्म का सवाल करेगी उस किस्म का जवाब हमारे पास, उनके लिए हम हक रखते हैं कि हम उनको जवाब दें अगर उनके सवालात हैं। मौलाना साहब ने कहा कि अगर हम अदम एतमाद न करते तो ये चीज़, आप ज़रा अपने आर्काइव्स में जाएँ और उसमें निकालें कि मौलाना साहब उस वक्त क्या कहते थे कि 1 मिनट भी नहीं देंगे, अदम एतमाद फ़ौरन होगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ। जब इस 2018 का इलेक्शन हुआ, PMLN और JUI हल्फ लेने के लिए तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी ने इनको तैयार किया कि आप हल्फ ले, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर लड़ेंगे। फिर जब PDM जब बनी थी तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने
ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वहाँ पर PDM की बुनियाद रखी गई थी। फिर उन्होंने कहा कि हम इस्तीफ़े देते हैं और आप सिंध हुकूमत ख़त्म नहीं करना चाहते, इसलिए आप इस्तीफ़े नहीं देना चाहते। अगर ये इस्तीफ़े देते तो PTI वालों की तरह रोते और कहते कि हमें वापस पार्लियामेंट में जाना है, और पार्लियामेंट में हमने इस्तीफ़े नहीं दिए, जैसे PTI वाले फिर हाई कोर्ट चले गए, हमने इस्तीफ़े नहीं दिए। हमने कहा हम जमहूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। फिर जब कराची से हमने मार्च शुरू किया, हमने यही कहा था या इलेक्शन कराएं या अदम एतमाद का सामना करें। और क्या मौलाना साहब को ने उस वक्त हमारे हिस्सा नहीं थे? क्या चार बेहतरीन किस्म की वजारतें मौलाना साहब के पास फेडरल में नहीं थी? क्या इस सूबे में जो निगरान हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में बैठी थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे थी? नहीं, मैं कहता हूँ कि निगरान हुकूमत किसकी रिकमेंडेशन पे थी और किस बेस पे निकाली गई थी, आप ये भी देख लें। कुंडी साहब, ये जरा फरमाइएगा सर, क्या सिंध का निगरान सेटअप पीपल्स पार्टी की मंशा के खिलाफ आया है? मुबीन जमानी को वजीर आला बनाने के हवाले से कोई दबाव था क्या? कोई दबाव नहीं था, और मैं समझता हूँ कि निगरान हुकूमत का काम ये होता है कि वो डे टू डे अफेयर्स डील करे। हम इंतज़ार में हैं कि आइन कानून के मुताबिक इलेक्शन हो 90 डेज़ के अंदर, एक नई पार्लियामेंट आए, एक नई हुकूमत आए, इस मुल्क को आगे लेके चले। देखिए, पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है। एटमी मुल्क को आप एडॉक बेसिस पे नहीं चला सकते कि 3 महीने 2 महीने 6 महीने कॉन्ट्रैक्ट दे दें, बढ़ाएं। तो एडॉक पे आप मुल्क को ना चलें। अच्छा, ये बता दें मुझे, क्या जस्टिस मकबूल फैसल साहब जस्टिस मकबूल बाकर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद करदा वजीर आला हैं? मुझे इस चीज़ का मेरे ख्याल में वो नहीं है। जो भी हम उसके मतलब है कि इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, एक अच्छे हैं, और हम समझते हैं कि एक न्यूट्रल पर्सनालिटी होंगे, और पाकिस्तान में चाहे जितने भी वज़ीर आला हैं, वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराएंगे इस मुल्क में। और जिस टास्क के लिए हुआ है, हम समझते हैं कि बेहतर तरीके से उसको जो है वो पूरा करेंगे, और एक नई पार्लियामेंट के लिए जो है वो काम करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। और मैं समझता हूँ कि जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, हम उनसे यही उम्मीद करते हैं, हम वज़ीर-ए-आज़म से उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। ठीक। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। ये बताइए, बिलावल भुट्टो ने आज आर्मी चीफ की ताजिरों से मुलाकात पर तबसरा किया है, और वो कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2-3 आर्मी चीफ ऐसी मुलाकातें कर चुके हैं, ताजिर अपने मसाइल हमें बताएं। अच्छा, चंद हफ्ते पहले आसिफ अली जरदारी साहब ने भी इसी तरह की मुलाकातें की थी, लेकिन फिर वो बैकफुट पर चले गए थे। एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा क्यों, और साथ साथ क्या जो मुलाकात अभी पिछले दिनों हुई है उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, एतराज़ है आपको? देखें, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही जो है वो एक ताज्जुब होता है, बहुत ही मुझे अफसोस भी होता है और हंसना भी आता है। हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, जितने भी ताजर हैं, लेकिन जब भी हाजिर सर्विस जो आते हैं वो कहते हैं आप बहुत बेहतरीन, आपसे पहले वाला इतना अच्छा नहीं था। हर किसी को ये कहते हैं। अब हमारे अभी जो चीफ साहब हैं, जब वो रिटायर होंगे, कोई और आएंगे, तो उनसे जब मिलेंगे बोलेंगे वो पिछले वाले का होमवर्क अच्छा नहीं था, आपका होमवर्क बहुत अच्छा है। लिहाजा देखें, आप अपने मसाइल रखें, आप ये ना कहें कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ठीक है, सब अच्छे हैं, लेकिन आपने तो माजी वालों को भी यही कहा था कि आप बहुत अच्छे हैं, और आज वो कह रहे हैं, इनको कह रहे हैं कि बहुत अच्छे हैं। मसाइल हैं, हमने मिलजुल कर हल करने हैं। प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब ने लाहौर में इनसे मुलाकात की थी, एप्टम आ गए थे, अपना हमने रोड मैप दिया था। हम चाहते हैं कि किसानों को, ताजरों को हम एक फैसिलिटी दें ताकि इस मुल्क की जो है वो बरामदात में इजाफा हो, रेवेन्यू जनरेट करें और इस मुल्क को आगे लेकर चले। ये हमारे मतलब मेन बैक बोन है हमारे मुल्क की, चाहे वो किसान हैं चाहे ताजर हैं, हम उनके साथ मिलकर काम करें। तो डॉलर के खिलाफ जो कार्रवाइयां हो रही हैं उससे मसाइल हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, और क्या आर्मी चीफ की कोशिशों के बाद मईशत में बेहतरी आएगी? देखिए, हम दुआगो हैं, ये मुल्क हम सब का, आर्मी चीफ का भी है, हर सिपाही का है, हर फौजी के, हर सियासतदान का है, हर सिविलियन का है, हर ब्यूरोक्रेट का है, पाकिस्तान के रहने वाले 24 करोड़ आवाम का है। और मैं समझता हूँ कि काफ़ी बेहतरी आएगी, इस क्रैकडाउन पे भी आएगी। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने बॉर्डर कंट्रोल, अगर आप स्मगलिंग को जितना कंट्रोल कर सकेंगे उतनी बेहतरी आएगी। और स्मगलिंग पे कंट्रोल हुआ है, बाकी जो भी कंट्रोल हुआ है, हम इस पर खुश हैं। बिल्कुल, ये मुल्क हम सब का है, हम सब ने बेहतरी तरफ इस मुल्क को लेके जाना है, बात है। ठीक, सही सही। सर, मैं आगे बढ़ी हूँ, क्विकली मुझे बताइए, सेनेट में एक बड़ा मसला उठा, पीपल्स पार्टी ने इजलास बुलाने के लिए जो रिक्वेजिशन जमा करवाई उसमें अरकान के दस्तखत को मशकूक करार दिया गया। तो ये हुआ क्या है फैसल साहब? ये कोई गलतफहमी हुई है या फिर कोई और वजह है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौकफ रखे हुए है इस पर? देखिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े आवान में इस किस्म की जो है वो बच्चों वाली बातें शुरू हो जाती हैं। सेंट के चेयरमैन की ऑफिस ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चंद सेंटर्स के दस्तखतों पे हमें जो है वो एतराज़ है, या कोई मतलब है कि सही नहीं है। तो क्या आपके ऑफिस ने उनसे क्लियरेंस की? आपने अपने ही
ख्याल में, अपने ही ख्वाब में कहा कि जी नहीं ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम रिक्वेजिशन नहीं करना चाहते, हम इजलास नहीं बुलाना चाहते, हम अक़लियतों की आवाज़ जो लोग पहुंचाना चाहते हैं वो नहीं करना चाहते। हमने तो कहा कि हम बिजली के ऊपर, इस वक्त की सूरत हाल के ऊपर, हम जो फैसलाबाद में जो वाक़या हो इसके ऊपर हम बात करना चाहते हैं। जब आप अक़लियतों की आवाज़ यहाँ जी पर दबाएंगे तो आप अपने हकूक़ जाके बाकी मुल्कों में क्यों मांगेंगे? वो कल आपके साथ ये काम करेंगे। जब हमारी चीज़ें होती हैं तो हम यहाँ पर एहतजाज भी करते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं कि बाहर हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाती। और आज हम अपनी अक़लियत के साथ ये कर रहे हैं कि हम सेनेट का इजलास नहीं बुलाते, डर की वजह से कि महंगाई पे बात होगी, कि बिजली की उस पर बात होगी, पेट्रोलियम प्राइसेस पर बात होगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा रिक्वेजिशन जमा करा रही है। लेकिन ये बचगाना अमल था। पाकिस्तान पीपल्स ठीक। पार्टी के जो हमारे पार्लिमानी लीडर है वो चेयरमैन सेनेट से भी मिलेंगे, लेकिन किसी को भी कॉल नहीं आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर को। हम चाहते थे कि रिक्वेजिशन हो ताकि हम इस चीज़ पे, एक ही फोरम रह गया है वो सेनेट, ताकि इसके ऊपर डिबेट हो। और इससे जो राय फरार जो है ठीक आप कब तक इख्तियार करेंगे? आज नहीं तो कल तो सुबह। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तर्जुमान साथ मौजूद थे। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। सर ये कहिए, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बयान दिया कि पीपल्स पार्टी अगर वादे से ना पड़ती तो इलेक्शन हो जाते। आज बिलावल कहते हैं कि वो तो हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार थे, ताखीर का सवाल इलेक्शन से भागने वालों से होना चाहिए। सर आप भी तैयार थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी तैयार थी, तो भाग कौन रहा था कामरान साहब? इसमें ऐसा है कि जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस अप्रूव हुआ था और हम शायद पंजाब हाउस में बैठे थे या सिंध हाउस में थे, मैं मौजूद था, शहबाज शरीफ साहब थे और बिलावल भी मौजूद थे। तो मेरी मौजूदगी में मौलाना साहब ने कहा था, और उसमें बहुत सारे लोग थे जिसमें लतीफ़ खोसो भी मुझे याद हैं और बहुत सारे, असलम गौरी साहब थे वो मुझे याद हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे दोस्त थे, इसी तरह से नून लीग के बहुत सारे दोस्त थे। तो मौलाना साहब ने कहा था कि जी हमारा काम ख़त्म हो गया, तो बस और तो कोई वो हमारे लायक कोई खिदमत तो नहीं है, मतलब कि अब ये बात ख़त्म हो गई, जो कुछ गवर्नमेंट को अंडू करना था वो हो गया। तो उसके बाद जो है ना, फिर मेरा ख्याल है कि बाकी पार्टियों की मर्जी नहीं थी, वो कंटिन्यू करना चाहते थे। फिर उसके बाद जो पहले फेज़ में जो बात तय हुई थी शायद, या जिस पे कि सिर्फ जो ज़रूरी अमेंडमेंट्स हैं इलेक्शन लॉज के हवाले से वो कर लें और फिर देन जो है इलेक्शन में चला जाए, मगर वो फिर लंबा होता गया मामला। अब ज़ाहिर है हर पार्टी के पास अपना डिफेंस होगा, मगर ये बात, इसका मैं विटनेस हूँ जो मैं आपको बता रहा था, और मौलाना साहब ने कहा था उनको, बिलावल को भी और शहबाज शरीफ साहब को भी। कामरान साहब ने यह भी कहा कि सबने इलेक्शन का फैसला किया था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद लाने का कहा, और फिर ऑब्वियसली आपने देखा फिर हुआ भी वही। लेकिन जो फैसला हुआ था उसकी यकीन दहानी कामरान साहब कहां से मिली थी? क्योंकि ऑब्वियसली खान साहब तो इलेक्शन पर राजी नहीं थे। अगर आप लोगों ने फैसला कर भी लिया था तो ये उस वक्त ही मुमकिन होता ना जब पीटीआई चेयरमैन वो भी राजी होते इस पर। मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, मगर मैं एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कह सकता हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट पे जो है वो फिर खान साहब की तरफ से कोई पैगामात शायद लेके आया हो, मुमकिन एस्टेब्लिशमेंट हो, मुमकिन है कोई और हो, मगर वो फिर उसमें ऑप्शंस जो है ना वो कोई शायद उसमें वहाँ से आए होंगे। तो उन ऑप्शंस की वजह से जो है ना कि उसमें एक दोबारा इलेक्शन का भी ऑप्शन होगा, क्योंकि दोबारा इलेक्शन का ऑप्शन आपको इस बात से भी नज़र आता है कि वो उन्होंने जो गलत तौर पे फिर असेंबली तोड़ी थी कासिम सूरी साहब को इस्तेमाल करते हुए, जब नो कॉन्फिडेंस आ गया था और नो कॉन्फिडेंस को उन्होंने कहा कि ये अकॉर्डिंग टू रूल्स नहीं है और उसको स्क्रैप करके, और उसके बाद देन इमीडिएटली जो है ना वो अभी हम बैठे ही थे तो असेंबली के अंदर मौजूद थे, तो वहाँ सदर साहब ने जो है ना वो उनके एडवाइस पे साइन भी कर दिए थे। ये विद इन मोमेंट्स ये हुआ था, मगर उससे पहले कहीं पे जो है ना वो ऐसी बात ज़रूर मौजूद थी कि जहाँ पे मैसेजेस उनकी तरफ से आ रहे थे, और उन मैसेजेस में शायद एक मैसेज ये भी हो सकता है कि जी दोबारा इलेक्शन, और वो फिर अल्टीमेटली जो है शायद जाने के लिए उन्होंने कहा हो, मगर इस बात को कंफर्म किया जा सकता है सिर्फ क़यादत से, कोई भी क़यादत इसको कंफर्म कर सकती है इस बात को। कामरान साहब, अदम एतमाद के वक्त तो मौलाना साहब भी आगे थे सर। बिल्कुल ऐसी है, अदम एतमाद के वक्त बिल्कुल आगे थे, मगर उससे पहले और उसके बाद जो है वो तकरीबन जो है ना वो पहले भी हमारा ये था कि जी इसमें जो है इसको कंटिन्यू ना किया जाए इस मामले को,
और बाद में भी ये ख्वाहिश थी कि ना किया जाए। वो जाहिर है कि जब किसी से इख्तलाफ होता है या किसी कोई अच्छा नहीं लग रहा होता या किसी से इससे भी ज़्यादा आप इसमें आप सख्त अल्फाज थोड़े से इस्तेमाल करते हैं, और जब वो बिल्कुल आपके नज़रे में आ जाए तो फिर उसमें पुरजोश तो होता है, आगे आगे तो होता है। तो इसमें कोई ऐसी ये नेचुरल है या नेचुरल नहीं है सारा कुछ। ठीक, सही। अच्छा सर, आज सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा अहम फैसला आया है जिसमें 15 मई के पीडीएम के एहतजाज और हुकूमती एतराज़ात को सर अदलिया पर हमला करार दिया है। लेकिन यहाँ पर एक और सूरत हाल ये भी हुई हैरानकुन तौर पर कि किसी किस्म की कोई कार्रवाई की हिदायत अदालत की जानिब से नहीं जारी की गई। तो आप किस तरह से देखते हैं इस फैसले को, क्योंकि इसे लीड मौलाना साहब कर रहे थे सारे मामले को? जी हाँ, बिल्कुल मौलाना साहब ने लीड किया था और उसमें ये सारा कुछ उन्होंने लिखा है। और सारा कुछ देखिए, सारे एतराज़ात उन्हीं पे थे, सारे एतराज़ात उन्हीं पे लगाए गए और उनको कहा गया कि आप रिक्यूज़ कर जाइए, और उन्होंने इंस्टेड कि ये रिक्यूज़ कर जाएं, वो सारे के सारे इल्ज़ाम जो है ना वो फिर शिफ्ट कर दिए। उसमें हम भी हैं और बाकी फेडरल गवर्नमेंट में और उनके मिनिस्टर्स भी हैं। दो कि उन्होंने किसी एक्शन को सजेस्ट नहीं किया, मगर मैं थोड़ा सा जो सरसरी सा मैंने इस फैसले को देखा तो मुझे एक चार्जशीट सी नज़र आ रही थी, तो न लगाते तो ज़्यादा अच्छा था ये चार्जशीट। हमने, आप ये देखिए कि हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा था, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने आए थे, मैं खुद मौजूद था, और हमने कोशिश की थी कि कोई ऐसा जो है ना नाज़ेबा अल्फाज भी इस्तेमाल न करें। एहतजाज इस बात पे था कि या अब भी शायद है कि वो जब भी कोई मामला आता था, पॉलिटिकल मामला आता था, तो मखसूस बेंच बन जाते थे और फिर फैसले ऐसे आते थे कि जिसके नताइज निकलते थे सियासी। तो वो एतराज़ जो है ना वो पहले तो एक आध फैसले को जो है वो लोग डाइजेस्ट कर जाते हैं, मगर जब ये रिपीटेडली जो है ना वो मखसूस बेंचों के पास केस जाने लग गए तो उस पर जब आपके पास आप रेमेडी लेस हो जाते हैं, जिसको कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, गो कि यहाँ बजंग आमद नहीं हुआ था, हमने एहतराम का दायरा नहीं छोड़ा था, मगर स्टिल जो है ना वो ये बेंचों की फॉर्मेशन वही रही थी और उसी तरह से ये मामला शुरू हुआ था 63 से या शायद उससे भी पहले से। तो वो जो सब कुछ था उसमें अगर एहतजाज न किया जाता तो चीफ साहब ये भी बता देते या ये मुअज़्ज़ज़ बेंच, मोहतरम बेंच ये भी बता देता कि फिर उसके पास रेमेडी क्या थी। रिपीटेडली कुछ ऐसी बातें आ रही थी जिसमें एतराज़ात थे बेंचों की फॉर्मेशन पे एहतराम के साथ, उसके साथ साथ जो है ना वो ऐसी बातें भी जो है ना सरफेस हो रही थी जिसका बेनिफिशियरी जो है वो हमेशा जो है वो कोई मखसूस वो पार्टी हो रही थी। सही, तो सही। उसमें कामरान साहब यहीं से कंटिन्यू करेंगे सर, मुझे एक मुख्तसर सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस। वेलकम बैक वंस अगेन जी। कामरान मुर्तज़ा साहब मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में। सर, कल वकला ने एक मुल्कगीर तहरीक चलाने का ऐलान किया है, 90 रोज़ में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, हड़ताल की कॉल दे रहे हैं, पीटीआई की तरफ से इसकी हिमायत की जा रही है। क्या सर दीगर सियासी जमातें भी इसकी पुष्टपनाही पर खड़ी हो सकती हैं और फिर तहरीक का कोई असर दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, कल वाला शो तो जो है वो ये स्पॉन्सर्ड लग रहा था, सारे पीटीआई उसमें आए हुए थे, पीटीआई के दोस्त। तो ये जो कल वाला मामला है या फर्ज करिए कि जुबैरी साहब की क़यादत वाला मामला है, ये जुबैरी साहब, अब इस मामले में भी तो जुबैरी साहब पिटिशनर थे ना जिसमें आज जजमेंट आई है, और वो उनका चौधरी साहब के साथ जो है ना वो एक लाइजान और उसके बाद ये सारा कुछ, तो उस क़यादत को या फिर लतीफ़ खोसो साहब की क़यादत में या बाबर रहमान साहब की अगर वो तो वो जो है ना वो मुमकिन नहीं होगा, हमारे लिए कम अज़ कम मुमकिन नहीं होगा। उनसे तमाम तरह एहतराम के बावजूद हम अपनी जो है ना एक हमारी एक अपनी सोच है, हम खुद 90 दिन के ऊपर यकीन रखते हैं, मगर ये जो इस तरह का जो है ना मामला जो है कि पीटीआई की बी टीम बना दिया जाए बार को, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं खुद प्रेसिडेंट रहा हूँ, मैं खुद वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल रहा हूँ, हमने कभी इस तरह से सियासी जमातों की बी टीम नहीं बनने दी है बार को। सही। अच्छा सर, अब सदर आरिफ अलवी साहब आज रात तो उनकी 5 साल मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी, कैसे देख रहे हैं जमीयत उलमाए इस्लाम उनके 5 साल दौर को कैसे देखती है? तारीफ भी हुई उनके टेन्योर में, तनकीद भी उन पर होती रही, आप कैसे देखते हैं?
देखिए, दो तीन बातें जो है ना वो सदर साहब दोनों दोनों घर जो है ना वो दुरुस्त रखते हैं, इन आर्डर रखने की कोशिश करते हैं, और जो दोनों घर जो है ना इन आर्डर रखने की कोशिश करता है वो अल्टीमेटली वो किसी घर का भी नहीं रहता। तो सदर साहब भी जो है ना वो इधर भी खुश करने के चक्कर में पहले उन्होंने 2 बिलों पे जो है ना एक फस क्रिएट किया, फिर उसके बाद जो है ना यहाँ पे 90 डेज की बात शुरू करके तो फिर उसका उनका मुक्कू ठप्पा गया। और ये अगर सदर साहब ने ये सारा कुछ करना है और एक आपके दस्तूरी ओहदे का जो है ना जो तकाजे थे वो पूरे करने में ना, तो वो ना ही कंटिन्यू करें तो मेरा ख्याल है बेहतर है। ऐसे ही सबको खुश रखने वाला मामले से बेहतर है कि वो घर जाएं और अपना काम करें। सही। अच्छा सर, आखिर में मुझे ज़रा ये फरमाइएगा, आर्मी चीफ ने ताजिरों से मुलाकात की है जिसके बाद मुल्क भर में एक क्रैकडाउन शुरू हुआ है, स्मगलिंग माफिया से लेकर बिजली चोरों तक हर किसी पर हाथ डाला जा रहा है। आप लोग सर 16 माह इख्तिदार में रहे, इससे पहले भी हुकूमतें रही हैं, लेकिन कोई भी ये नहीं कर सका, ऐसा क्यों सर? देखिए, ये आर्मी चीफ ने ये करना तो शुरू किया है, मगर अब इसमें ये ले लीजिए कि आप देखिए एंकर पर्सन है और आप मेरे जगह पे आके वकालत शुरू कर दें और मैं वकील हूँ, मैं एंकर पर्सन बन जाऊँ, तो वो जब कौवा हंस की चाल चलेगा तो फिर सारा कुछ खराब हो जाएगा। ये ना हो कि जो आपके करने का काम है वो भी आपसे रह जाए। ये चीज़ें जो है ना यहाँ पे मुल्क में बहुत सारी जो है ना गवर्नेबल और मैनेजेबल नहीं रही हुई। इससे पहले भी आर्मी ने ये बिजली वाले मामलात में जो है ना वो बड़ी कोशिश की थी और अल्टीमेटली जो है ना वो फिर आपको पैक करना पड़ा था वो सारा कुछ। तो वो काम ना करिए, जो आपके अपने करने के काम है वो करिए, और वो काम ना करिए जो आपके करने के नहीं है। इस तरह से इज़्ज़त ख़राब होती है। हमारे लिए बहुत मोहतरम है फ़ौज का अदारा भी और बाकी अदारे भी, मगर जिसका जो काम है वो वही करे। और इस वक्त जो है ना वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा के निगरान वापस जाएं। ये 5 साले जो मंसूबे दिए जा रहे हैं इससे जो है शकूक बढ़ रहे हैं। सर समान साहब, यही तो मैंने सवाल किया था ना कि सर इतनी हुकूमतें रही हैं, कोई क्यों नहीं करवा सका? तो बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि अगर सियासतदान अपना काम कर रहे होते तो शायद फिर उनको नहीं आगे बढ़ना पड़ता, उनको ये काम नहीं करना पड़ता। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आप साथ मौजूद थे। मुझे इस वक्त मलिक बोस्तान साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं, चेयरमैन हैं फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक बोस्तान साहब। सिर्फ 3 दिन के दौरान ओपन मार्केट में डॉलर 20 रुपए से ज्यादा नीचे आया है, इंटरबैंक में भी तकरीबन 4 रुपए सस्ता हो गया है। कहां तक जाता हुआ देख रहे हैं आप डॉलर को? मलिक बोस्तान साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? जितने भी ये माफिया ब्लैक माफिया क्रैकडाउन हुआ, उनको पकड़ लिया और बॉर्डर सील कर दी, स्मगलिंग को ना होने दिया। तो ये डॉलर का रेट जो है इंशाल्लाह आप 300 जब तोड़ेगा 209 है और उसके बाद 270 है और उसके बाद 250 है। तो ये इसके जितनी भी रेजिस्टेंस है यहाँ करेगा। 300 को तोड़ना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल है ज़रूर, लेकिन हो जाएगा। हमारी मार्केट में चाहे डॉलर कोई ख़रीदने वाला नहीं था। जब से हुकूमत ने आर्मी चीफ साहब के कहने पे क्रैकडाउन किया है तो जितने भी ब्लैक माफिया वो तो अंडरग्राउंड हो गए, कुछ पकड़े भी गए। लेकिन ये हमारी रिक्वेस्ट ये है कि इसको परमानेंट होना चाहिए, बाकायदा इसके लिए विजिलेंट टीम होनी चाहिए जो हर वक्त इनके ज़ेर ज़मीन जितने भी अड्डे हैं खुफिया उनको भी बेगनाब करे और उनको पकड़े। तो डॉलर का रेट अभी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। ये ब्लूमबर्ग ने कहा है पिछले महीने कि पाकिस्तानी रुपया जो है 240 और 250 का होना चाहिए। अफगानिस्तान जो कि इकनॉमिक सेक्शन है उसका 82 है, इंडिया का 95 है, और इंडिया का बांग्लादेश का 95 और इंडिया का 80 रुपीज़ है। तो हमारा जो है रुपया ज़्यादा क्यों गिरा होगा? हम खुद इसको गिरा रहे हैं। हम रुपये में इन्वेस्टमेंट करते नहीं। हम लोग हर आदमी डॉलर रखना चाहता है और रातों रात अमीर होना चाहता है, और जिसका नतीजा है कि मुल्क रातों रात गरीब हो गया। और ये अपने जो है सट्टेबाज हैं, जो कि बिजनेस कौंसिल ने पिछले हफ्ते डेटा दिए कि 9,000 अरब रुपया बैंकों से बाहर सट्टेबाजों के पास पड़ा है। कभी वो चीनी का सट्टेबाजी करते हैं, कभी डॉलर पे करते हैं, कभी गोल्ड पे करते हैं। तो इनका कला कम होना चाहिए जी। अच्छा, अब सर जिस तरह से इस वक्त मुल्क भर में एक्शन शुरू हुआ है तो माजी करीब में तो मुझे ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप समझते हैं कि इस सारे प्रोसेस से ये सारा प्रोसेस जो है वो दुरुस्त होगा और ब्लैक मार्केट को सर उठाने का दोबारा मौका नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, ये फौज ने पहली दफ़ा किया है। बाकी ये बाकी एजेंसी लगी रहती थी, लेकिन उनका 2 दिन होता था, 3 दिन होता था, फिर आदमी वापस आ जाते थे।
और परवेज मुशर्रफ के दौर में एक दफ़ा हुआ था, उन्होंने एक महीने इनकी पूरी मार्केटें सील की थी और उसके बाद काफ़ी अर्सा अमर रहा उनकी, जब तक डॉलर का रेट 60 से ऊपर नहीं गया। फिर तो उन्होंने अब जाके इस आर्मी चीफ ने किया, और मैं समझता हूँ ये पहले आर्मी चीफ हैं जो कि जितने भी आर्मी चीफ हैं वो पहले हमेशा बैक डोर पे इंस्ट्रक्शन दे दिए, बिल्कुल फ्रंट पे आ गए और कारोबारी बरादरी से स्टेक होल्डर से मिले हैं, और जो निगरान हुकूमत मायूस हो चुकी थी उसको पूरी कौम ही उसके साथ मायूस हो गई। तो उन्होंने सबको एक नया वलवला और उम्मीद पैदा दी, और वो कहा है कि हम पाकिस्तान को इसको भंवर से निकालेंगे और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे और पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को रिट कायम करेंगे। कह रहे हैं आप। अच्छा बुस्तान साहब ये फरमाइए सर, गुज़िश्ता रोज जो पेशावर की एक करेंसी मार्केट सील की गई है उसके बारे में बताइएगा, क्या ये पूरी मार्केट ही गैर कानूनी काम कर रही थी या यहाँ पे कुछ लोग थे जो हवाला हुंडी या स्मगलिंग में मुलविस थे? ये पूरी जो मार्केट है जो यादगार से कहा जाता है, ये पूरी की पूरी एक लिए बगैर लाइसेंस के यहाँ लोग बैठते हैं। कोई लाइसेंस वाली कंपनी वहाँ कोई भी नहीं बैठती क्योंकि वो पूरी फिर बदनाम होती है। तो वो उन्होंने सारी अपनी शिफ्ट कर ली है वहाँ से शॉप। तो यहाँ पूरी की पूरी यहाँ तो डेली सुबह सुबह सट्टा होता है डॉलर के ऊपर और रुपए के ऊपर। तो जिस मुल्क में ये हाल हो उसकी करेंसी को सरेआम नीलाम किया जाए तो उसका क्या यही हाल होना था जो हो गया। ये आर्मी चीफ ने बड़ा अच्छा एक्शन लिया, हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, और ये इसी तरह जारी रहा तो पाकिस्तान कोई वजह नहीं कि अपने। अच्छा मलिक साहब, ये जो पेशावर में एक्शन हुआ फिर इसका असर अफगानिस्तान की मार्केट पे भी हुआ सर, डॉलर महंगा हुआ वहाँ। अगर रोजाना की बात की जाए तो इस एक्शन से पहले कितनी तादाद में डॉलर अफगानिस्तान स्मगल हो रहा था, और अब आपको अफगान करेंसी पर कितना कितना दबाव, कितना प्रेशर नजर आ रहा है? देखो अफगान करेंसी का तो दबाव नहीं, उन्होंने तो अपनी करेंसी को बिल्कुल ही शार्ट कर दिया। वो तो इसी वजह से उनका वहाँ इन्फ्लेशन भी 12% कम हुआ, और वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दी है उनकी करेंसी 29% डी वैल्यू है। उन्होंने तो पूरी करेंसी उठा ली, उनके किसी के पास अफगानी बहुत कम है इस वक्त। एक वक्त था पेशावर की मार्केट में अफगानी पूरे बंडल और बोरियां लेके बैठे होते, अब मिलने अभी हमें भी कोई ज़रूरत होता है, कोई डेलीगेशन जाता है तो बड़ी मुश्किलों से अफगानी रुपया मिलता है। तो उन्होंने इसी वजह से मजबूत किया उनको इन्फ्लेशन रोकने के लिए, और अपने पाँव पे खड़े होने के लिए रुपये छापने बंद कर दिए। तो वहाँ तो डॉलर जो है देखो ना 80 रुपीज़ है, और वहाँ जो है उनका जो इकनॉमिक सेक्शन होने की वजह से वो जिनको जितनी भी ज़रूरत है वो हमारे करेंसी से पूरा करते हैं, और जो भी चीज़ें हम वहाँ से लाते हैं वो उसके बजाय पाकिस्तानी रुपये के बजाय वो यहाँ से डॉलर ले जाते हैं। सही। अच्छा सर, ये भी स्टेट बैंक ने एक्सचेंज कंपनीज के लिए इस्लाहात मुतारिफ करवाई हैं, अब बैंक्स भी अपनी एक्सचेंज कंपनीज खोल सकेंगे। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, और आपको लगता है कि इसके बाद फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनकी जरूरत बाकी रहेगी? जी एक्सचेंज कंपनी की जरूरत तो कम होती ही नहीं है। इसमें मैं बताता चलो, ऑलरेडी 2 बैंकों की एक्सचेंज कंपनियां हैं, नेशनल बैंक भी है और अभी बैंक भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा टर्नओवर नहीं बना रही, ना इतनी ब्रांचें बना रही हैं। और इस वक्त मैं आपको बताऊँ 31 बैंक है, उनकी 16,000 लोकेशन है, और सिर्फ इतनी ज़्यादा लोकेशन है सिर्फ $1,25,000 मुल्क में लेके आ रहे हैं, जबकि एक्सचेंज कंपनी इनकी सिर्फ 1200 लोकेशन है और टोटल तादाद भी 26 है। ये $4 लाख हर महीने लेके आ रही हैं। तो हमारा तो सर्विसेज और उनका वॉल्यूम का उनसे कई गुना ज़्यादा है। तो अगर वो आ भी जाते हैं हमें कोई फिक्र नहीं है, और हम जो है इसके लिए पूरी उम्मीद है कि वो हमारी सर्विस और हमारी क्वालिटी और हमारा वादा सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें लोग ट्रस्ट करते हैं। अब भी उन्हीं जगहों पे एक्सचेंज बैंकों में लोग जाते हैं जहाँ कोई एक्सचेंज कंपनी होती नहीं। मलिक साहब, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे थे कि ये जो ताजिर बिरादरी है कि हमें अपना मसला बताएं ताकि हम उन्हें हल कर सकें। तो सर आप लोग सियासतदानों को अपने मसाइल क्यों नहीं बताते हैं? वैसे देखो सियासतदानों ने तो बताते हैं, क्यों नहीं बताते। चीफ साहब से पहले यही लोग मिलते रहे, इनकी हुकूमत थी, और मिलते हैं लेकिन हल नहीं होते थे ना। अब आर्मी चीफ ने तो हल करने का वादा किया, फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई इसीलिए गई है कि वो जितने भी ताजर बिरादरी की या इन्वेस्टर का प्रॉब्लम है 1 विंडो ऑपरेशन के तहत किए जाए। तो देर आमद दुरुस्त वाली बात है। आर्मी चीफ ने चलो ये बड़ी पहला अपनी ये कदम उठाया, और वो उठाया क्योंकि जो हमारे जितने भी सियासतदान है या निगरान हुकूमत है वो डिलीवर नहीं कर पाए। तो अब ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। पूरी कौम की उम्मीदें इन पे, पूरी कौम को एक उम्मीद का महवर बन गए। अल्लाह ताला ने, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने कामयाब करे और पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाले। ठीक, मलिक बुस्तान साहब आप कह रहे हैं कि 250 तक डॉलर जाएगा, लेट्स सी, दुआ भी कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अफजल नियाजी साहब डिप्टी डायरेक्टर हैं FIA पेशावर से, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका।
अफजल साहब ये कहिए, ये जो पेशावर में हवाला हुंडी की मार्केट के खिलाफ जो बड़ी कार्रवाई की गई है, कल गैर कानूनी करेंसी मार्केट भी सील की गई है, वहां से गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 30 अफराद के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई है, तो सर जिनसे तफ्तीश की जा रही है उनसे क्या पता चला है अभी तक? डॉलर की इतनी बड़ी तादाद में स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी के पीछे मुलविस अफराद के बारे में कुछ बताया है? कौन लोग हैं? लास्ट 15 डेज के दौरान हमने 29 रेड्स किए हैं KP में, 30 बंदे अरेस्ट किए हैं, 29 FIR में 102 मिलियन के राउंड अबाउट पाकिस्तानी और फॉरेन करेंसी पकड़ी है, जिसमें $60,000 और बाकी पाकिस्तानी करेंसी है। बेसिकली ये लोग हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग में मुलविस थे और ये लोग बगैर किसी लाइसेंस इजाजतनामे के ये गैर कानूनी काम कर रहे थे। इनके खिलाफ फॉरेन रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत FIR दर्ज की गई है और इनको जेल में भेज के इनके खिलाफ चालान अदालतों में भिजवा दिए गए हैं। अच्छा, ये बताइएगा, ये हवाला हुंडी के जरिए डॉलर सिर्फ पाकिस्तान आ रहा था या यहाँ से अफगानिस्तान भी जा रहा था, और कब से हो रहा था, ये कुछ पता चल सका है? जी बेसिकली ये जो तमाम लोग हैं जो KP में और पेशावर में जो ज्यादातर लोग रहते हैं वो मिडल ईस्ट में मुख्तलिफ लेबर जॉब करते हैं, तो हवाला हुंडी का ज्यादा ताल्लुक इनका मिडल ईस्ट से है, क्योंकि वहां पे ड्राइवर तबका और मिडल ईस्ट में मजदूर जो तबका है वो KP से बिलोंग करता है, तो इस वजह से ज्यादा जो इन्फ्लक्स है वो दुबई है और मिडल ईस्ट स्टेट है जहाँ पे वो पैसा भेजते हैं, और जो पैसा भेजा जाता है वो फिजिकली ट्रांजेक्शन नहीं होती, थ्रू बार्टर सिस्टम होता है कि वहां पे उनको पैसा मिल जाता है और यहाँ पे जो इनके नुमाइंदे होते हैं इनको दे देते हैं। जहां तक डॉलर की बात है, डॉलर का जो बेसिकली तोरखम से जो मामला है डॉलर के जाने का टूवर्ड्स काबुल या अफगानिस्तान, वो कस्टम अथॉरिटीज और FCs और बाकी अथॉरिटीज देखती है। हमारा तोरखम पे सिर्फ इमिग्रेशन की हद तक कंट्रोल है, आउट ऑफ तोरखम बाकी एरियाज में FIA की जुरिसडिक्शन बनती है, और इसी हवाले से हमने रेड भी किए और रिसेंटली तकरीबन 15 दिन पहले हमने $60,000 भी इनसे बरामद किए हैं। अच्छा अफजल साहब, ये जो इस वक्त आपने कार्रवाई की है इसका बड़ा असर पड़ा है सर? डॉलर अफगानिस्तान में महंगा हुआ है, पाकिस्तान में डॉलर कुछ सस्ता हो रहा है, आर्मी चीफ के वाज़े बयानात और मुलाकात के बाद हुआ है। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन भी जो इस वक्त आपको सपोर्ट कर रही हैं वो अब आर्मी चीफ के विजन, उनकी हिदायत की वजह से है, राइट? इसमें कोई शक नहीं कि आर्मी चीफ साहब के बयान के बाद बहुत फर्क पड़ा है, डॉलर की रेट में कमी आई है, तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने FIA का भरपूर साथ दिया है और पहले से ज्यादा दिया है, और उनकी एफर्ट्स और इसी ताउन की वजह से ही हम लोग बहुत हद तक कामयाब रहे और डॉलर का कीमत कम हुई है, और उन्हीं के ताउन की वजह से हम लोग काफी हद तक इस चीज को कंट्रोल करने में कामयाब रहे हैं। और इसमें जो आप फरमा रहे हैं इसमें वाकई कोई 100% इसमें हकीकत है, सही ताउन की वजह से ही ये है। बहुत शुक्रिया आपका अफजल याजी साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। प्रोग्राम के आखिर में नाज़रीन बात करते हैं, गुज़िश्ता माह अगस्त में कौमी और 2 सूबाई असम्बलियाँ अपनी आइनी मुद्दत 5 साल मुद्दत मुकम्मल होने से चंद रोज़ कबल तहलील हो गई और मुल्क में निगरा सेटअप आ गया। अब रवा माह यानी सितंबर में भी कुछ अहम आइनी ओहदे अपनी मुद्दत के खात्मे के करीब पहुंच रहे हैं। इनमें 2 बड़े ओहदों में एक ओहदा है सदारत का। आज सदर आरिफ अलवी के 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 5 सालों में उन पर तनकीद ज्यादा और उनकी तारीफ जरा कम हुई है। इसकी बड़ी वजह तहरीक इंसाफ की हुकूमत का घर जाना और PDM इत्तेहाद का इक़्तिदार में आना रहा। सदर आरिफ अलवी की 5 साला मुद्दत सदारत आज 8 सितंबर को मुकम्मल हो रही है, लेकिन मुल्की आइन के आर्टिकल 49 के तहत सदर मुमलिकत का ओहदा किसी भी लम्हे खाली नहीं रह सकता और मुद्दत खत्म होने के बाद जब तक सदर मुमलिकत के जानशीन का इंतखाब न हो जाए उस वक्त तक सदर अपने ओहदे पर रह सकते हैं। अगर डॉक्टर आरिफ अलवी मुद्दत मुकम्मल होते ही ओहदा छोड़ देते हैं तो आइन के तहत चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी अगले आम इंतखाबात के बाद नए सदर के इंतखाब तक कायम मकाम सदर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन महज 2 घंटे बचे हैं और अभी तक आरिफ अलवी की तरफ से ओहदा छोड़ने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया गया, तो ऐसे में कवी इम्कान है कि वो मौजूदा आइनी गुंजाइश का फ़ायदा उठाते हुए अगले इंतखाबात और हुकूमत साजी तक इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे। 9 सितंबर 2018 को जब डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदारत का हलफ उठाया था तो मुल्क की 71 साल तारीख में दूसरा मौका था कि जब एक मुंतखब सदर से सदारत आइनी तरीके से दूसरे मुंतखब सदर को मुंतकिल हो रही थी। इस सिलसिले का आगाज आसिफ अली जरदारी से ममनून हुसैन को आइनी तरीके से सदारत मुंतकिल होने से हुआ था। आरिफ अलवी जो सदर बनने से कबल तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमाओं में शुमार होते थे और इसी जमात के टिकट पर वो मुसलसल दूसरी मरतबा मेंबर कौमी असम्बली भी मुंतखब हुए थे और सियासी वाबस्तगी की यही छाप गुज़िश्ता 5 साल उनके साथ साई की तरह मौजूद रही और मुखालिफ सियासी जमातें भी उन पर तहरीक इंसाफ का सदर होने का इल्ज़ाम लगाती रहीं। इस इल्ज़ाम या तासुर को तक़वियत वक्तन फ़वक्तन मिलती भी रही।
कभी सदर आरिफ अलवी के मुल्क के नए सिपहसालार की तैनाती के अहम तरीन मामले से पहले सियासी फजा को नॉर्मल करने और कभी पंजाब और केपी में इलेक्शन की तारीख के तनाज़े पर मशवरों के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मिलने के लिए मॉडल चक्कर लगाना बार बार ज़मान पार्क के, कभी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात मामूल पर लाने के लिए राबता कार का किरदार अदा करते रहे और फिर गुज़िश्ता साल तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खात्मे के बाद PDM काबीना ने हलफ लेने से इनकार ने भी उनके तहरीक इंसाफ से लगाव के तासुर को मजीद मजबूत किया था। सदर आरिफ अलवी के अब तक 5 साल आईनी मुद्दत सदारत में 199 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं, लेकिन ऐसे ही 2 बिल्स के मामले पर गुज़िश्ता माह एक तनाज़ा भी उस वक्त खड़ा हुआ कि जब आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तरमीमी बिल्स की मंजूरी की खबरों पर सदर आरिफ अलवी ने एक ट्वीट कह दिया कि उन्होंने ये दोनों बिल्स मंजूरी नहीं किए हैं, जबकि इससे कुछ रोज पहले ऐवान सदर की तरफ से सदर की तनख्वाह में 2021 में इजाफे की दरखास्त के मामले ने भी सदर आरिफ अलवी के दौर के तनाज़ात में अपना बड़ा किरदार अदा किया है। कौमी असम्बली की तहलील के बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई मरदमशुमारी के तहत हल्का बंदियों के ऐलान के बाद वाज़े हो चुका है कि आइंदा आम इंतखाबात आईनी मुद्दत यानी 90 रोज के अंदर तो नहीं हो पाएंगे और इम्कान है कि अगले इलेक्शंस अगले साल फरवरी या मार्च तक होंगे। अगर फरवरी या मार्च में भी इलेक्शन होते हैं, सदर आरिफ अलवी तब तक मुल्क के सदर रह सकते हैं और यूं वो मुल्क की तारीख के तवील तरीन सिविलियन सदर का एजाज भी अपने नाम कर लेंगे। प्रोग्राम का वक्त अपने ख्ताम को पहुंचा है। इनसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।